गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JLP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं मोशन। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मोशन यानी गति। टॉपिक मोशन के अंतर्गत आज हम सभी दूरी, विस्थापन, चाल और वेग क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं दूरी। दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे दूरी को व्यक्त करते समय दिशा को महत्व नहीं दिया जाता है, अतः दूरी एक अदिश राशि है। दूरी को व्यक्त करते समय दिशा को महत्व नहीं देते हैं, अतः दूरी एक अदिश राशि है। आगे देखते हैं दूरी से संबंधित एक बिंदु और, गति की अवस्था में दूरी का मान कभी नेगेटिव अथवा शून्य नहीं होता है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। जब वस्तु गति करती है तो उस स्थिति में दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी अथवा शून्य नहीं होगी, हमेशा दूरी का मान धनात्मक ही होगा। आगे देखते हैं विस्थापन क्या है। दूरी में देखो दिशा को महत्व नहीं देते हैं और विस्थापन में दिशा को महत्व देते हैं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इससे संबंधित कुछ बिंदु, जैसे विस्थापन का संबंध वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से होता है, बीच वाले बिंदुओं से कोई लेना देना नहीं होता। वस्तु जितने बिंदुओं से गति करती हुई गुजरती है, उन बिंदुओं में केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से मतलब होता है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए बाकी बिंदुओं से कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात विस्थापन को ज्ञात करते समय केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी ज्ञात करते हैं। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, विस्थापन का मान नेगेटिव, पॉजिटिव अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। आइए दूरी तथा विस्थापन से संबंधित कोई एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि हम दूरी और विस्थापन को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, बिंदु O पर स्थित है। ये बिंदु Q है, ये P है, ये 0 है, 20, 40, 60, -20, -40 और ये बिंदु ले लिया R। मान लीजिए वस्तु प्रारंभ में बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से गति प्रारंभ करती हुई वस्तु बिंदु P पर पहुंचती है और P से पुनः वापस लौटते हुए बिंदु Q पर
रुकती है। तो इन स्थितियों में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अथवा विस्थापन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। फिर से समझिए, वस्तु बिंदु O से प्रारंभ करती हुई गति को पहले बिंदु P पर पहुंचती है और P से पुनः वापस लौटते हुए बिंदु Q पर आ जाती है। तो इस यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? दूरी की परिभाषा क्या थी? वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तो वस्तु जिस रास्ते से गई है उस रास्ते की संपूर्ण लंबाई कितनी है, ये दूरी कहलाती है। तो देखिए, रास्ता इससे क्या है, O से P तक और फिर P से Q तक। तो ये इतने रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी? O से P तक यानी OP प्लस फिर P से Q तक अर्थात PQ। तो O से P तक की दूरी कितनी है? 60 है, प्लस P से Q तक की दूरी कितनी? 40 है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 40 है, ये 20 है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 80 मीटर। इसी प्रकार देखो, विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो विस्थापन में हमने बताया दिशा को महत्व दिया जाता है और विस्थापन को व्यक्त करते समय वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से मतलब होता है। तो प्रारंभिक बिंदु तो इसका O था और अंतिम बिंदु Q है। तो अंतिम बिंदु वो जहाँ पर वस्तु आके रुकती है। तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जितनी दूरी होती है, सरल रेखीय दूरी होती है, वो विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ विस्थापन अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? वस्तु का विस्थापन कितना आ जाएगा? बिंदु O और बिंदु Q के बीच की जो दूरी होगी वो उसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन कितना है? 40 मीटर। ये दूरी हो गई, ये विस्थापन हो गया। कोई एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। मान लीजिए कोई वस्तु है किसी अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करती हुई। कोई वस्तु अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करती हुई बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचती है। कोई वस्तु बिंदु A से बिंदु B पर एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करती हुई पहुंचती है। यदि इस अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या 14 मीटर हो, अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या 14 मीटर हो, तो इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दूरी। तो दूरी की क्या परिभाषा है? वस्तु जिस पथ से गई है, जिस रास्ते से गई है, उस रास्ते की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। तो वस्तु बिंदु A से चलते हुए इस रास्ते से गई है, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो दूरी हो जाएगी। और ये अर्धवृत्त है, तो वृत्त की परिधि का आधा हो जाएगा इसकी लंबाई। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, और इसका आधा करेंगे 1/2। 1/2 इंटू 2πr। ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचा, पाई का मान लगाएंगे 22/7। और r क्या है? त्रिज्या है। r त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना दिया है? 14 मीटर। यहाँ 14 लगा देंगे तो 7 दूनी 14 और 22 की 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 मीटर। ये दूरी आ गई। इसी प्रकार जब हम विस्थापन ज्ञात करते हैं तो विस्थापन की क्या परिभाषा है? विस्थापन की परिभाषा क्या है? वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी ही विस्थापन कहलाती है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये था A, यानी यहाँ से चली थी वस्तु, और अंतिम बिंदु है B, जहाँ पे जाकर रुकी है। इन दोनों के बीच की जो सरल रेखीय दूरी है वो कितनी है? वो विस्थापन होगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? A से B के बीच की दूरी यानी AB, और AB क्या है? अर्धवृत्त का
व्यास है और व्यास किसके बराबर होता है 2r के। तो 2 गुणा r क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या का मान कितना है 14 मीटर। इसका मतलब 14 दूनी 28 मीटर। ये क्या आ गया विस्थापन आ गया। तो दूरी तथा विस्थापन के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चाल, चाल क्या है? चाल किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इससे चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से इसको परिभाषित कर सकते हैं। समय बराबर 1 सेकेंड ले लिया जाए, समय बराबर 1 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा? चाल बराबर दूरी हो जाएगा। तो चाल का मान दूरी के बराबर तब हुआ, चाल का मान दूरी के बराबर तब हुआ जब समय का मान 1 सेकेंड है, यानी समय एकांक है। तो इसको परिभाषित ऐसे करेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो ये इसका सूत्र हो गया, परिभाषित हो गया। ये चाल को व्यक्त करते समय भी दिशा को महत्व नहीं देते हैं, अतः चाल भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और विमीय सूत्र L-T-1 होता है। चाल को व्यक्त करते समय दिशा को महत्व नहीं देते हैं, अतः चाल भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा विमीय सूत्र L-T-1 होता है। आगे देखते हैं चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की होती है? चाल 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है एक समान चाल और नंबर 2 असमान चाल। एक समान चाल क्या है और असमान चाल क्या है, इसमें समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये दूरी है x नहीं, मान लीजिए 20 मीटर है, और ये भी 20 मीटर है, और इधर भी दूरी है 20 मीटर। 20 मीटर दूरी 3 भाग अलग अलग दिए गए, तीनों भाग की जो दूरियां हैं वो 20 मीटर दी गई हैं, और पहली 20 मीटर की जो दूरी है उसको तय करने में वस्तु को मान लीजिए 2 सेकंड लगते हैं, और अगली 20 मीटर दूरी है, इसको भी तय करने में वस्तु को मान लें 2 सेकंड लगे, और अगली 20 मीटर है, इसको भी तय करने में वस्तु को 2 सेकंड लगे। तो इससे हमें पता चलता है कि समान समय अंतरालों में वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां भी समान हैं। तो इस स्थिति में जो वस्तु की चाल होगी वो एक समान चाल कहलाती है। तो एक समान चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां भी समान होती है, तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। और एक समान चाल को ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब एक समान चाल को ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए असमान चाल क्या होती है, इसमें क्या अंतर है? मान लीजिए 20 मीटर की 3 दूरियां हैं, इसको तय करने में वस्तु को अलग अलग समय लगे। पहली 20 मीटर जो दूरी है उसको तय करने में 2 सेकेंड, अगली 20 मीटर दूरी है उसको तय करने में 3 सेकेंड, और अगली 20 मीटर दूरी को तय करने में 4 सेकेंड लगते हैं। तब वस्तु की जो चाल होगी वो असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है, क्योंकि यहाँ देखिए असमान अलग अलग समय अंतरालों में,
अलग अलग समय अंतरालों में वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां समान हैं, इसलिए वस्तु की चाल एक समान चाल ना होके असमान चाल ही होगी। तो इसको परिभाषित करेंगे, अलग अलग समय अंतरालों में यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां समान हैं तब वस्तु की चाल को असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। परिवर्ती चाल या असमान चाल को इस सूत्र द्वारा हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमें औसत चाल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? औसत चाल की। और औसत चाल का सूत्र क्या होता है वो आप समझेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है। एक समान चाल को हम चाल बराबर दूरी बटे समय से ज्ञात करते हैं और असमान चाल या परिवर्ती चाल को हम औसत चाल की सहायता से ज्ञात करते हैं। आगे समझते हैं कि औसत चाल क्या है।